हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग एनसीएफ 2005 के जो है आपको सीटेट के सारे सब्जेक्ट में इसके सवाल आते हैं और मिनिमम हर सेट में 5 सवाल तो रहता ही है एनसीएफ से। तो आज हम लोग एनसीएफ को ईवीएस के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि ईवीएस में एनसीएफ के किस तरह का सवाल पूछता है। तो हमारी ये सीरीज चलने वाली है और जिसका 5 वीडियो आएगा। आज पहला वीडियो है एनसीएफ 2005 वो ईवीएस पर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आज का है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो था उनका पर्यावरण के प्रति क्या मुख्य उद्देश्य था। तो पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। एनसीएफ 2005 कहीं भी विषय की जो है अंडरस्टैंडिंग पर बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं कहा। दूसरा है विषय की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, नहीं रटना नहीं होता है, रटना इसमें पड़ता ही नहीं है क्योंकि एनसीएफ ने रटने वाली पढ़ाई से बच्चों को दूर रखने की बात कही है, उसको हतोत्साहित करने बोला है। तो कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यस, ये है आंसर कि बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसको उसकी दैनिक जीवन से लिंक करना है। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। और चौथा में तक क्या था कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बच्चे प्राइमरी लेवल की हैं तो इसमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता नहीं आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता आपको याद रखना है या नहीं है। तो हमको कौन सा एनसीएफ नहीं कह रहा है, एनसीएफ किस बात को नहीं कह रहा है उसको निकालना है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ यानी हस्तपारक क्रियाकलाप, इस पर तो एनसीएफ बहुत ज़्यादा ही फोकस किया है। तकनीकी शब्दावली से परिचित, देखिए टेक्निकल टर्म्स के बारे में एनसीएफ कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। थीमेटिक अप्रोच, जिसको विषय अनुसार उपगाम बोलते हैं, तो आपको पता है कि पर्यावरण में 6 थीम है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि ये कौन कौन से 6 थीम है। तो ये इनकी तो बात कही है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये तो इस पर तो बहुत ज़्यादा ही एनसीएफ ने जोड़ दिया है कि बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं उसके दैनिक जीवन से लिंक करें और उनके अनुभवों के साथ उनके जो है ज्ञान को जोड़िए। तो ये नेगेटिव ढूंढने वाला था तो बी ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझेंगे क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न ईवीएस में आता है और ये पुराने पेपर्स ही है, पहले जो सीटेट में पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, फिर यहाँ नहीं ढूंढना है हमको, जो बच्चों के जीवन के प्रति, बच्चे के प्रति और विषय के प्रति उपयुक्त नहीं है। तो ये भय एवं पूर्वग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देता है। ये तो सही है कि बच्चों के जो होता है भय से बच्चों को मुक्त कराता है। यह विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ये भी सही है। ऑप्शन 3 है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ये भी सही है कि जो है टीचिंग एंड लर्निंग पर अधिक बल देती है। ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नहीं, देखिए बच्चों को परिभाषा को रटाना नहीं है। परिभाषाओं को रट के बच्चा जो है सूचना प्राप्त कर सकता है लेकिन ज्ञान उनके अंदर नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी पढ़ने की। तो 4 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। देखिए आपको पता है कि ईवीएस जो है 3 to 5 होता है और 1 और 2 में ईवीएस नहीं होता है, लेकिन उसके जगह थीम को पढ़ाया जाता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे के कक्षाओं के लिए है। देखिए सबसे पहले ये 3 से आगे की कक्षाओं के लिए नहीं है, 1 और 2 में भी पढ़ाया जाता है लेकिन अलग तरीके से, और वैसे भी केवल नेगेटिव होता है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि
जो है उस सिलेबस का भार कम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये तो नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना लिखना अगर नहीं जानते तो मैथ्स कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं, तो गलत है। तीनों गलत है, तो इसका मतलब 4 होगा। संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान करता है, यस ये है सही। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बच्चे को इन्वायरमेंट देता है। संदर्भ के आधार पर अधिगम कौन देता है? परिवेश देता है। तो 4 इज द राइट। दोस्तों क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेंदी लग रहा हो, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप है? जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुरूप ईवीएस का इसमें से कौन सा कथन सूट करता है? तो आपको देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक मतलब समाज विज्ञान और विज्ञान के रूप में पढ़ाया था, तो नहीं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के रूप में 1 to 5 में नहीं पढ़ाया था। इसमें ईवीएस का एक ही बुक होता है, अलग अलग नहीं होता है, तो ये गलत है। 2 में देखेंगे पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, देखिए इसमें कहा है कि 1 क्लास और 2 क्लास में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया था, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन के क्षेत्र में पढ़ाया जाए, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि 1 to 5 में इंटीग्रेट करके कंपोजिट करके 1 to 5 में साइंस और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और को पढ़ाया जाता है, तो 3 इज द राइट आंसर। बड़ा ही इजी सवाल था। सेम क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित होती है। हालांकि पर्यावरण जो 1 to 5 में होता है वो अंत विषय होता है, मतलब उसमें कई विषय होते हैं, तो ये किसको संबोधित करती है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विषय की वस्तु के पद्धति पर, नहीं, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण पर सिर्फ नहीं होता है, विज्ञान भी इसमें होता है, तो इसमें विज्ञान छूटा हुआ है, तो ये गलत है। विषय की विज्ञान की विषय वस्तु के पद्धति प्रयोग, नहीं, सिर्फ विज्ञान तो होता ही नहीं है। 3 में है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति का प्रयोग, ये सही है कि विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण भी होता है, तो थर्ड राइट आंसर। और ऑप्शन 4 में है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के पद्धति प्रयोग, तो यहाँ भी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? जो प्राइमरी का जो ईवीएस है उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक जगह किया गया है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य, ये सही है, क्योंकि बच्चे को पर्यावरण जो है हमको कैसे दिखाना है? होलिस्टिक रूप में साकल्यवादी ढंग से, तो ये सही है। लेकिन आगे देखेंगे पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना, नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है कि जो है विषयों की संख्या कम करने के लिए साइंस और ईवीएस को अलग कर दें, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी के बस्ते का बोझ करना, ये भी रीज़न नहीं है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, नहीं, ऐसा नहीं है कि टीचरों की संख्या कम करने के लिए, तो कौन होगा? ऑप्शन 1 सही है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने को निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ भी आपको नेगेटिव मांग रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में होता है पर्यावरण अध्ययन हम जो पढ़ाते हैं उसका क्या उद्देश्य नहीं है। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। ये बात सही है कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने लायक बनाना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन हमको नेगेटिव ढूंढना है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है कि बच्चे को कैसा समाज के जिम्मेवार, ताकि समाज के प्रति वो कुछ सोच सके, उनका मोरल डेवलपमेंट हमको करना है, तो 2 भी सही है, लेकिन खोजना है नेगेटिव। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे को कैसा होना चाहिए? अपने समाज की
सम्मान करने योग्य हमें बनाना चाहिए। तो ये तीनों सही है, एनसीएफ कह रहा है ऐसा। और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण इस पर इसलिए हम पढ़ाते हैं। और चौथा है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ याद करना नेगेटिव है। उसके अलावा आप खुद सोचिए, प्राइमरी के बच्चों को आप परिभाषा पढ़ाने के लिए तो साइंस और जो पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस जो है उसको तो पढ़ाते नहीं है। तो 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मांग रहा था। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण जो है इसके संदर्भ में एक है कि बोझ के बिना सीखना, इसका क्या मतलब है? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना है, ऐसा नहीं है कि ईवीएस में हम एक्सरसाइज कम करने के लिए बोझ के बिना, ये नहीं होता है। अम्बोध का भार कम करने के लिए लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंसिव नीड्स टू रिड्यूस, जी ये सही है, क्योंकि बोझ जो होता है उसका भार कम करने के लिए। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम, देखिए ये आधा करने की बात नहीं है। स्कूल बैग का वजन कम है, देखिए कहीं कहीं इसको भी सही माना है, लेकिन हम उसका जो वो होता है सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। बोझ के बिना का ये मतलब, देखिए स्कूल बैग का कम वजन करना ये सही है, लेकिन हम इसका जो है सेंस पर जाएंगे और आंसर जो है वो सेकंड होगा। और सीबीएसई ने माना भी उसी को है, सेकंड को। तो सेकंड इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट सवाल है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? देखिए, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स, इसका मतलब होता है, देखिए अब बच्चे को अगर कहेंगे कि दुनिया गोल है तो बच्चा इजीली समझ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में दुनिया गोल नहीं है। दुनिया क्या है? अंडे के समान है, ना गोल है ना चपटा, एक चपटी ही कहा गया है। तो दुनिया, इसको बच्चे को आप इसको समझा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप अल्टरनेटिव फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। या यूँ समझ लीजिए कि देखिए, सूरज हम जानते हैं कि डेली उगता और छिपता नहीं है, क्या होता है सूरज। लेकिन हम बच्चे को अगर ये कहेंगे कि सूरज डेली उगता है और डेली छिपता है, तो बच्चे इजीली समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। देखेंगे इसमें क्या अर्थ है। तो पहला है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ये सही है कि विचार हो, ये अवधारणा जो है औपचारिक रूप से सही है, लेकिन ये स्वीकृत नहीं है, स्पष्टीकरण से बिल्कुल अलग है, तो ये सही है। लेकिन आगे देखेंगे, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है, ऐसा नहीं है। सभी विचार जो दूरता से बच्चों द्वारा अर्जित किया जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। विभिन्न भौतिक घटनाओं से पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आज का हमारा 10 सवालों का था वो समाप्त हुआ। आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको सीटेट 2011 से 2022 तक सभी प्रीवियस को हल कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का होगा। सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1 चाहे हो, लैंग्वेज 2 हिंदी और उर्दू के सवालों को हल कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।